अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू था, जिसमें काफ़ी इंकशाफात उन्होंने किए। गो के शहजाद अकबर साहब हों या फ़रूक नसीम साहब हों, उन्होंने बेबुनियाद करार देते हुए इन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन बहुत सारी, चूँकि वो DG FIA रहे हैं, उनका राब्ता वास्ता रहा है खान साहब से, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, बातें की, कहा गया किस तरह से उनको कहा जाता रहा कि वो केसेस बनाएं अपोजिशन पर, किन किन लोगों के नाम थे, किस तरह से कहा गया कि दहशतगर्दी के मुकदमात किए जाएं। एक तस्वीर वायरल होने पर उन्होंने खुलकर मरियम नवाज़ साहिबा का नाम लिया, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के नाम लिए, पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम लिए, कि वो तमाम तर लोग जो मीडिया पर खुलकर तनकीद करते थे, उनके हवाले से DG FIA पर ये प्रेशर था, उनको कहा जाता था कि उन पर केसेस बनाएं। ये तो मामला सियासी लोगों का है, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली एक फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आया, उसके हवाले से भी कहा गया कि उन पर इस सारे मामले पर भी प्रेशर था। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई शहजाद अकबर साहब से, फ़रूक नसीम साहब से, और किस तरह से उन्हें कहा गया कि ये केसेस उन पर बनाए, और वो किस तरह से आइन की बालादस्ती की या जमहूरियत की या इदारों के अपने अपने किरदार की बात करते रहे। यही वजह है कि खान साहब उनसे खुश नहीं थे। और फिर यहाँ तक कि खान साहब ने नैब के ज़रिए जब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करवाया, तो फिर बशीर मेमन साहब को बताया गया कि इस तरह होती है वफ़ादारी, कि एक दिन कहा गया और अगले दिन शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए। फिर ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें सऊदी अरब अपने साथ ले जाने की बात की गई, ताकि उनको दिखाया जा सके कि अहकामात किस तरह से माने जाते हैं। और बशीर मेमन साहब का ये कहना है कि उन्होंने खान साहब को बताया कि वहाँ बादशाहत है, जबकि यहाँ पर जमहूरियत है। अब अपोजिशन इसको कैशन कर रही है, मरियम साहिबा के बयानात हैं, दीगर अपोजिशन जमातों के बयानात हैं, और इसमें वाज़े तौर पर यह कोई मामूली सी बात नहीं है कि साबिक DG FIA रहे हों और उन्होंने सिर्फ TV पर बैठ कर ये बातें कह दी हों। ये बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं, इनकी एक जामे इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। और अगर इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब या ये मौजूदा हुकूमत मामलात को लेकर चलती रही है, या शायद आज भी चल रही है, तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ पर जन्म लेते हैं, जिनके जवाबात मिलने चाहिए, क्योंकि यकीनन ये एक जमहूरी रवैया नहीं है। और इस तरह से टारगेट करना अपोजिशन को, इसकी भी कोई माजी में इस तरह से मिसाल 90 की दहाई में मिलती है शायद, लेकिन उससे भी बहुत सारी जमातों ने सबक सीखा था, और अब एक नई जमात वही तमाम तर चीज़ें दोहरा रही है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पर तो इसी इशू पर बात करें, लेकिन कुछ ख़बरें जो ज़राए से पहुँच रही हैं वो PDM के हवाले से भी हैं। गो के वो कंफर्म होना अभी बाकी हैं, लेकिन एक मूव चल रही है 1-2 दिन से, जहां पर मौलाना फजल रहमान साहब ने दोबारा से कहा था पीपल्स पार्टी और ANP को कि वो नज़रसानी करें अपने फ़ैसलों पर, अपने मामलात पर, अब भी वापस आ जाएं। और अब ख़बरें हैं शायद कि कोई पॉजिटिव साइंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो किए हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये शायद किसी हद तक PDM में जमातें दोबारा यूनाइट होने जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। एक ब्रेक की जाने में पढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। और अमीर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। क्या ये सिर्फ कह देना कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, तरदीद करते हैं हम इनकी, ये सच नहीं है, ये काफ़ी है, या जितने संगीन नोयत के ये इल्ज़ामात हैं इसकी वाकई तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए? अरसलान, देखें, मैं आई पर्सनली फील के तमाम गवर्नमेंट्स, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो, कहीं ना कहीं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, इनको कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करनी चाहिए और कभी भी पब्लिक नहीं करनी चाहिए जो सो बातें होती हैं। बशीर मेमन साहब को क्योंकि 2 हफ्ते पहले रिटायर कर दिया गया, आई थिंक नाउ ही बिकम विंडिक्टिव, उनने ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। वरना सेक्रेटरी लेवल पर और इस तरह की DG लेवल पर 100 बातें होती हैं जो गवर्नमेंट बात करती है, और उसके बाद इसका ये मतलब नहीं होता है कि पब्लिक डिस्क्लोज करके जान के रेडिकल करें और उसके लिए और प्रॉब्लम खड़ी करें। एक तो ये बात है।
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जाहिर है कि इनको भी बात नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वी कंडेम कोई भी ऐसी बात करे जो किसी को विक्टिमाइज करना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। और DGFIA को, DGIB को जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर अक्सर टास्किंग करते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो PML एंड पीपल पार्टी का हमें पता है कि क्या क्या कैसे रिकॉर्डिंग की जाती थी, क्या कुछ किया जाता था। एवरीथिंग इज नोन टू सो मेनी पीपल एंड दे ऑल सीक्रेट्स। बट आई थिंक ये एक मॉरल ड्यूटी है कि ये उसके बाद ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि बात निकल आई है तो दे शुड फाइंड सम सोल्यूशन, ताकि अपने वो क्लियर करें। ऐसी बात कर लेनी चाहिए। अदरवाइज अच्छा नहीं लगता कि ऐसी बातें पब्लिक की जाएँ, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी जाए, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए। गवर्नमेंट एक मुसीबत से निकलती है दूसरी में डालते हैं। इसका मतलब डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब इदारे इस्तेमाल ना हो, आलाकार ना बने इस तरह के गलत कामों में कि कोई तस्वीर वायरल हुई है तो आप दहशतगर्दी का मुकदमा कर दें, आप सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज के हवाले से कहें कि जिसको टारगेट करो, निशाना बनाओ। ये चीज़ें अगर ये खामोश रहेंगे सारे इसी तरह ही, तो ये तो इसी तरह ही जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो ये हुकूमत है, माजी की हुकूमतें हैं, वो इसी तरह करते रहेंगे और इदारे वो काम करते रहेंगे जो उनका मैंडेट नहीं है, जो उनको करना नहीं चाहिए। देखिए अरसलान, जब आप बशीर मेमन साहब ने जब ये रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, देन इट इज एंड ऑफ इट। देन ही डोंट हैव टू पब्लिक, ही वाज होल्डिंग अ वेरी सीक्रेट ऑफिस। बात तो ये है ना। और सेकंड, आई डोंट हैव अ वेरी गुड ओपिनियन अबाउट काजी फायद, सो लेट मी टेल यू द वे। ये तो आपके मेरे ख्याल में जो जजमेंट आई है, जिस तरीके से जजमेंट आई है, जो 7-3 से FBI में गया, बाद में 6-4 से उसको अपने ही रिव्यू कर दी, जो रिव्यू जनरली कभी का एक्सेप्ट ने मंजूर नहीं होता। और जिस तरीके से उसमें ऐसी रूलिंग आ गई कि आइंदा के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस आर देयर अबव लॉ, नोबडी कैन डू एनीथिंग। आइंदा के लिए ये कोर्ट हुआ करेगा सुप्रीम कोर्ट में, जी प्लान जज के खिलाफ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, इसलिए इस पर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो स्ट्रांगली फील कि इसके ऊपर हमारी असेंबली को लेजिस्लेशन करनी चाहिए, दोबारा कानून साजी करनी चाहिए। एवरीबडी हैज़ टू कम अंडर लॉ, नोबडी इज सेक्रेट गॉड, चाहे वो फौज हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, एवरीबडी शुड बी अंडर द लॉ। इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इसमें तमाम अपोजिशन को, गवर्नमेंट को मिल के लेजिस्लेट करना चाहिए रीजनेबली, कि कहीं ना कहीं तो किसी को सोड हो। अदरवाइज अभी भी वो जस्टिफाई तो नहीं कर सके, लेकिन जिस तरीके से डिसीजन किया गया और जो किया गया, आई थिंक ये इट्स नोन टू एवरीवन कि कैसे सिक्योर किया गया है। तो इसको आई लीव इट। सब ये आपकी यकीनन अपनी राय हो सकती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जज साहब अंडर द लॉ भी थे, उनकी अहलिया भी थी, वो पेश भी होते रहे, तमाम तर बातें हुई, उनका ये भी मौक़िफ़ रहा कि इसको मीडिया पर भी चलाएं ताकि लोग देख सकें। खैर उस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है। बेग साहब की जाने में बढ़ूँगा। बेग साहब, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने कहा कि ये नहीं है, अगर वो इतना सीनियर ऑफिस होल्ड कर रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, फिर ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय होगी? इसी बात से इत्तफाक करेंगे या द अदर वे राउंड, जिस तरह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स अबाउट टाइम के चीज़ें खुलकर सामने आएँ, ताकि कल को कोई भी DGFIA को ये कहे ही ना, या किसी और इदारे के सरबराह से इस तरह की गलत डिमांड्स ही ना की जाएँ। इदारे अपना अपना काम करें, अपनी हदूद क़यूद में करें, और अगर ये बात कि आपको मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात किस तरह माने जाते हैं ये दिखाएंगे, अगर ये रियलिटी है तो ये तो अक्कासी करता है कि आप समझते हैं कि आप भी बादशाह हैं इस मुल्क के। बहुत शुक्रिया। बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस इक़्तिदार में आए, उन्होंने अपने आप को बादशाह ही समझा है और उसी तरीके से एक्ट करते रहे हैं। जमहूरियत शायद इनकी नज़र में किसी और चीज़ का नाम है, पाकिस्तान में तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। DG साहब ने पहले भी एक इंटरव्यू दिया, अभी भी दिया। मैं ओवरऑल इनकी रेपुटेशन अच्छी है, इन्होंने जितनी भी सर्विस की है उसमें इनकी ड्यूट बहुत अच्छी रही। बिल्कुल उनको ओपन होना चाहिए था। अगर उनको जिस तरीके से अहकामात दिए जा रहे थे, मैं समझता हूँ हर गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई ऐसी फरमाइशें नहीं माननी चाहिए, और जो उनका लॉ में मुतय्यन कर दी गया किरदार के इस तरीके से आपने चलना है, वो होना चाहिए। जहाँ तक नैब की बात है, मुझे पता है कि कब खान साहब ने नैब से साजबाज की और उसके बाद गिरफ्तारियों की लाइन लग गई। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने जो भी इंटरव्यू दिया, मैं ना तस्दीक कर सकता हूँ उनकी सारी बातों की, कोई मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि वो सच बोल रहे थे। और उनको जिन्होंने काउंटर किया फौरी तौर पर, नेचुरली पाकिस्तान में अगर आप किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं तो वो यही कहता है कि जी ये झूठ है और
इसके अंदर कोई सच नहीं है, लेकिन उनकी बातों से सच लग रहा था। अदरवाइज उनको इस तरह टीवी पे आके कहने की जरूरत क्या थी? यहाँ तो वो झूठ इस तरीके से घड़ के आते कि जी सबको कायल करते। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। बाकी जो ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको इनकरेज होना चाहिए। कोई गैर कानूनी अहकामात, मैं हैरान हूँ खान साहब पे, और मैं बहुत अरसे से ये कह भी रहा हूँ कि ये तो कितना इन्होंने इलेक्शन से और गवर्नमेंट से आने से पहले बाकी पॉलिटिशियंस पे तनकीद की, ये उनसे बढ़ के ये काम कर रहे हैं। अपोनेंट्स को दबाना, केसेस बनवाना, आई डोंट नो ही इज एंजॉयिंग दिस कि फलां को जेल में डाल दो, और ये कर रहे हैं, मुझे पता है ये कर रहे हैं। और खासकर आजकल तो इनके हाथ में जो नैब चिड़ी हुई है उसने तो तबाही डाल के रख दी है। तो बेसिकली ये खुमार है ना, ये इक़्तिदार का, ताकत का, ये तो फिर चढ़ जाता है। ये इक़्तिदार बहुत थोड़े लिमिटेड पीरियड होता है, चाहे वो 5 साल हो, लेकिन उसके बाद जिस अदबियत में फिर आप रहते हैं उसका अंदाजा शायद अभी खान साहब को भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना मुझे परवाह नहीं है, तो कल जहांगीर तरीन के लोगों को आप फिर मिले क्यों? इक़्तिदार की परवाह सबको होती है, बज़ाहिर वो कहते हैं राइटली सेड। और सर शायद एक और चीज़ की जो मैं अमीर अब्बास साहब से भी जानना चाहूँगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आज तो आपके अहकामात पे लोग जेल जा रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं कि इसको जेल में डाल दो, कल किसी के हुक्म पे आप भी जेल जा सकते हैं, और फिर जेल बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अमीर अब्बास साहब, हाउ डू यू सी द सिचुएशन, ख़ासतौर पे बशीर मेमन साहब के तमाम तर ये इंकशाफात, पहली बात ये होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? अगर हुए हैं तो क्या ये सिर्फ मीडिया पे एक डिबेट रह के ख़त्म हो जानी चाहिए सोशल मीडिया पे कुछ टाइम के बाद, या इसको किसी कंक्लूजन को पहुंचना चाहिए? अरसलान, इमरान खान के दौर में अगर ये बात सुनने को मिले कि किसी सरकारी अफसर, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी पुलिस ऑफिसर, IB, FIA के किसी ऑफिसर से कहा गया हो कि आप विक्टिमाइज करें या आप केसेस बनाएं, अगर ये इमरान खान के ज़माने में हमने ये सुनना था तो बाबा फिर हमें नवाज शरीफ ज़्यादा कबूल नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी भी हमें काबिल कबूल थी, फिर इमरान खान के लिए जिद्दोजहद क्यों की लोगों ने, फिर इमरान खान को सियासत में क्यों आना पड़ा, फिर इमरान खान को लोगों ने इतने जोश के साथ क्यों मुंतखब किया? अगर वही हरकतें, वही हिमाकतें इन्होंने दोहरानी है जो माजी के हुक्मरान कर रहे थे, किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? और मुझे तो हैरत है कि कल से ये वाकया, ये खबर सामने आई है, लेकिन बिल्कुल जैसे ठहरा हुआ पानी होता है इस तरह मुल्क में सकूत है। अगर यही कहीं बेचारे नवाज शरीफ के दौर में उसका DG FIA आके कोई इंटरव्यू दे देता और वो उसने बताया होता कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो या फलां के खिलाफ केसेस करो, या अगर आसिफ जरदारी के ज़माने में उस ज़माने का कोई DG FIA बेचारा इंटरव्यू दे देता, तो इस वक्त इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली होनी थी, इमरान खान साहब पर कंटेनर तैयार होता, इमरान खान साहब दिन में 36 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, इमरान खान साहब ने लॉकडाउन की तारीख दे देनी थी, और पूरे मीडिया पर एक तूफान बरपा होता। जो स्टैंडर्ड है वो तो एक ही रखना चाहिए ना हमें। जी जी, ये क्यों हमारे अंदर जो दोहरा मेयार आ रहा है? जो गलत है वो गलत है। मैं भी इमरान खान को अप्रिशिएट करता हूं कि अच्छा इंसान है, इसका कोई बैगेज नहीं है, काम करना चाहता है, ठीक है, फबेहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हुकूमत के गोबर को कहूं कि ये हलवा है। जहां गलत कर रहे हैं, जो हिमाकतें हैं, उसको कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर हम पर्सनैलिटीज की वजह से अपने स्टैंडर्ड्स को बदल देंगे तो मुल्क तो बर्बाद कर देंगे हम अपने हाथों से। हमें फिर किसी नाखल्फ ना हिंजार हुक्मरान की जरूरत नहीं है इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। माशाल्लाह हम खुद ही काफी हैं इस मुल्क की बर्बादी के लिए। ये इंतहाई, मेरा ख्याल है इसके ऊपर ऑपोजिशन को जुडिशल इंक्वायरी या इसके ऊपर कोई कमीशन बनना चाहिए। DG FIA ने जो इंकशाफात किए हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर ये हुकूमत या हुकूमत का कोई शख्स बशमूल इमरान खान इसमें मुलव्वस है तो जो भी इसके खिलाफ जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक एक्शन होना है वो होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़ता है तो प्राइम मिनिस्टर भी घर जाए। ये क्या बात हुई कि नवाज शरीफ वजीर आजम है तो आपको उसकी आंख का बाल भी शैतीर लगता है? अगर आसिफ जरदारी सदर है या पीपल्स पार्टी हुक्मरान है तो उनके कदमों की चाप भी आप कहते हैं कि दम धमाका हो गया। और इधर आपके दौर में इतने स्कैंडल में स्कैंडल आए जा रहे हैं, स्कैंडल पे स्कैंडल आए जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें, कोई बात नहीं, अभी नया है, अभी 2.5 साल हुए हैं, अभी सीख रहा है। ये कोई लॉजिक नहीं है। राइट से मैं नहीं समझता कि इसको किसी भी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है जो खबर सामने आई। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे जी। ब्रेक से वापस आकर हम क्विकली जरा जो PDM के हवाले से खबरें आ रही हैं उस पर आए, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कोई पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है दोबारा से पीडीएम इकट्ठी हो? अब ये इकट्ठे हो के भी कोई, मतलब ये कह लीजिए कि बस एक ये फॉर्मेलिटी रह गई है, बस इससे ज़्यादा की कोई बात नहीं है, बड़ी डायरेक्शनलेस सी ये ऑपोजिशन सारी है। इसका मकसद क्या है, करना क्या है, लायामल क्या होगा, किसी चीज़ की कोई सर पैर नहीं है। कैसे देखते हैं इस खबर को आपके, दोबारा से कोई ये दूरियां ख़त्म हो रही? देखें अरसलान, बात यह है कि पीडीएम इज द गॉन स्टोरी, इट्स अ डेड हॉर्स। और जब इत्तेहाद टूट जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि उनको फ़ौरन जोड़ लिया जाए। और ख़ास तौर पे दोनों पॉलिटिकल पार्टी के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, उनके पॉलिटिकल डिज़ाइंस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है, और वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। जिस तरीके से अभी मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट दी कि 5 साल हुकूमत को करने देंगे, इनका खुद एहतसाब होगा, ये होगा वो होगा, तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। सेकंड ये कि पहले ये डिसाइड करें पीएमएल में हु इज़ होल्डिंग द रेंस। क्या शहबाज शरीफ किसको चला रहे हैं कि मरीम नवाज़ चला रहे हैं? शहबाज शरीफ खामोश बैठे हैं रोज़ाना, मरीम नवाज़ इज़ ऑन द लाइन लाइट। क्या चल रहा है, ये एक बड़ी क्लियर करने की बात है। पीपल्स पार्टी के बिल्कुल डॉक्टर कयूम सुमरो ने 1-2 मुलाकातें की हैं, आई हैव नो आइडिया क्या, लेकिन जाहिर है अपना नुक्ता नज़र बताया होगा कि वाई दे हैव नॉट कमिट। बट एक बात याद रखें, पीएमएल राइट फ्रॉम डे 1 दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर लॉन्ग मार्च। अगर वो लॉन्ग मार्च पे जाना चाहते तो वो कभी भी पीपल्स पार्टी को एन मौके पे 2 दिन पहले ये ना कहते कि आप रिजाइन करें। मीन्स दे वांटेड एन एक्सक्यूज टू डिले दैट लॉन्ग मार्च। दे न्यू के इट वाज डायरेक्शनलेस, इट वाज पर्पसलेस, इट हैज नो नैरेटिव। एक तो ये बात है। लाइकवाइज पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी इस वक्त कि वो गवर्नमेंट को चेंज करके और पीएमएन की हुकूमत आ जाए और ये फिर सीन में हाथ बगले में जाते रह जाए। दे वांट 2 years, they want 2.5 years, they want to re-establish, they will try to यानी कि ब्रिगेड साहब it's a dead horse पीडीएम आपकी नज़र में? ये स्टोरी चल रही है। आई थिंक वी आर ऑल वेरी क्लियर अबाउट द पॉलिसी। मौलाना फजलुर रहमान जो है ये वो 12th प्लेयर हैं, अब इनकी ये वैल्यू रह गई है, रेस्ट इज नो वैल्यू इन पॉलिटिक्स। जी बेग साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को, और अब ये क्या वाकई डेड हॉर्स है या दोबारा से इस मुर्दा घोड़े में जान डाल सकती? नहीं जी, मैं इसको डेड हॉर्स नहीं कहूँगा। जो भी अलायंस बनते हैं उनमें माजी में बहुत से अलायंसेस देखे हैं, इसमें भी इसका डाउनफॉल जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में आने वक्त में ये लोग आपस में पैचअप भी करेंगे। अलायंस का बनता रहेगा, टूटता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन इस नज़र से कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट को जो थ्रेट दी हुई थी या जिस तरीके से गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले रहे थे, उसमें नेचुरली उनके लॉन्ग मार्च और वो चीज़ों से गवर्नमेंट कंफर्टेबल ज़रूर हुई है। और उसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है कि वो कैसे किया गया, पीपल्स पार्टी को अलग किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी एबिलिटी नहीं है। खान साहब और खान साहब के जितने रफ़ाकार हैं उनमें ये सलाहियत नहीं है। अनटिल उस बिहाफ पे कोई और अदारा काम कर रहा था जिसने मनूवर किया, पीपल्स पार्टी को साइड पे किया, उसको फेवर्स दी, उनको तोड़ा। और नेचुरली पीपल्स पार्टी को इस वक्त अपने केसेस के हवाले से, अपनी चीजों के हवाले से ब्रेक चाहिए थी, उन्होंने ली। अदरवाइज अगर ये पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहता, आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी को कैसे उन्होंने जिताया, सेनेट के इलेक्शन में कहीं ना कहीं आके बारगेन हुई। अदरवाइज ये आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। इसको बिल्कुल ये कह देना कि जी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, नहीं, दे आर ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं कि कोई ख़तरा इस गवर्नमेंट को अपोजिशन से, मैं कलेक्टिव अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, सारे मिल के कोई होता है कोई प्रेशर बिल्टअप करें, कोई थोड़ी सी एक टेंशन बिल्टअप हो हुकूमत के लिए, कोई डिलीवर करने की कोई बात, कुछ ऐसा है नहीं? आने वाले वक्त में क्या बनने की कोई उम्मीद है? मुझे तो अरसलान इस पीडीएम में कोई जान नजर नहीं आ रही है। अभी तो जो मरियम साहिबा ने हालिया एक स्टेटमेंट दी है, एक हवा बना हुआ था, उस हवे को खुद ही उन्होंने खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं ये हुकूमत अब 5 साल पूरे करे, क्योंकि कहीं ये शहीद ना हो जाए अगर हम इसको गिरा दें। तो ये तो एक तरह से आप शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। यही बात आपको 2.5 साल से कही जा रही थी कि ये हुकूमत अपने कदमों पे खुद गिर रही है। माशाल्लाह इसकी कारकर्दगी इतनी शानदार है कि ये खुद ही अपने कदमों पर गिर रही है। आप इसको धक्का देके इसको शहीद मत बनाएं। ये ना हो कि 5 साल के बाद इमरान खान हमें ये जवाब दे रहे हों, हम 5 साल बाद इमरान खान से पूछना चाहते हैं कि आपने ये करना था क्यों नहीं किया, ये करना था क्यों नहीं किया, फला करना था क्यों नहीं किया।
5 साल के बाद इमरान खान अब ये ना कह रहा कि भाई मैं तो ये भी करना चाहता था, मुझे नवाज शरीफ ने नहीं करने दिया, मैं फलाना करना चाहता था, मुझे पीडीएम ने नहीं करने दिया। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान को मौका मिले और ये परफॉर्म करे। अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो एक प्रोसेस के जरिए से वो सिस्टम से आउट हो जाए, और यही होना चाहिए। आप इन्होंने मौलाना साहब ने ये इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है पीटीएम, लेकिन पीडीएम की बाकी जमातों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को कहा है कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एतराफ करें कि आपने गलती की है, जो वो एतराफ किसी सूरत में नहीं करेंगे। और जिस एक्सटेंट पर बिलावल और मरियम का आपस में हेड ऑन एंड कोलिजन हो चुका है, जो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, अब वापस ये कैसे उसको अंडू करेंगे? देखिए ना, जब ये पहले मिले थे आज से 2.5 साल पहले, जब मेरे पास अब उसमें एक जवाब निकलेगा ना कि वहां मरियम साहिबा की जगह चेहरा तब्दील हो जाएगा और शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे और फिर एक नए सिरे से न्यायिक रिश्ता बन जाएगा। अगर अरसलान शहबाज शरीफ साहब आते हैं फिर तो पीडीएम बिल्कुल ही तबाह होगी ना। वो इस वजह से कि शहबाज शरीफ मुफाहमत का नाम है। शहबाज शरीफ आकर फिर कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ये जो लॉन्ग मार्च वाला जो शुदरी छोड़ी गई थी, या ये जो प्रोटेस्ट है और हुकूमत को गिरा देना और मार धाड़, ये मरियम बीबी और मौलाना फजल रहमान साहब के आइडियाज हैं। अगर शहबाज शरीफ के हाथों में भागदौड़ चली गई तो फिर ये काम नहीं होगा। वो अपोजिशन करेंगे शहबाज शरीफ, लेकिन वो कोई इस किस्म की मास मूवमेंट नहीं शुरू करेंगे शहबाज शरीफ। वो कोई एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। राइटली सर, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की पान।